वो बच्चों ये लेक्चर 8 है क्यूरी प्रोसेसिंग एल्गोरिथम्स के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि क्यूरी को कैसे प्रोसेस किया जाता है। अब और दूसरी ना स्ट्रेटजीज होती हैं क्यूरी प्रोसेसिंग की। तो इसकी स्लाइड्स भी हैं और इसका ना हर स्लाइड का एक प्रैक्टिकल भी बनता है, तो वो भी मैंने किया हुआ है। अब इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ हाउ क्यूरी इज प्रोसेस्ड। तो अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ ना कि हाउ क्यूरी इज प्रोसेस्ड, इसकी एक डायग्राम है, वो अगली स्लाइड में देखते हैं। डायग्राम में जब आप क्यूरी लिखते हैं तो इस तरीके से वो एग्जीक्यूट होती है। तो इस डायग्राम को हम समझते हैं, ठीक है। तो पहला है जी क्यूरी इन हाई लेवल लैंग्वेज। ये टॉप से इसको ना टॉप से पढ़ना शुरू करते हैं। क्यूरी इन हाई लेवल लैंग्वेज, इसका मतलब ये है कि चलिए आप लोग थोड़ा सा अपने जहन में सोचें। तो मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है ये सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। सीक्वल हो गई, सी प्लस प्लस है, क्योंकि ये ह्यूमंस के करीब है ना। जैसे हम ये लिखते हैं सेलेक्ट आईडी नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। देखो हमें पता लग रहा है कि ये क्यूरी लिखी हुई है। तो पहला जो स्टेप होता है वो है क्यूरी इन हाई लेवल। जैसे कि ये मैंने अगली स्लाइड पे आपको ये बताया है। अच्छा, अब इसके बाद ये स्टेप होता है स्कैनिंग, पार्सिंग एंड वैलिडेटिंग। अब बताऊं क्या होता है पार्सिंग एंड वैलिडेटिंग। अब इसके ना छोटे छोटे वो टुकड़े बनाता है, चंक्स बना लेता है। तो उसमें फिर वो वैलिडेट भी करता है। अच्छा आप मुझे बताएं, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे लिखा हो ना एम्प्लॉयज लिखा हो, जो कि टेबल का नाम ही सही ना हो, तो आपको पता है ये क्यूरी एरर दे देती है। आप ये लिख के देखें अपने SQL सर्वर पे। अगर आपका टेबल है या आपने सिलेक्ट्स लिखा हुआ है, एस लगाया हुआ है, तो ये वैलिडेटिंग का प्रोसेस है कि उसने इनको चंक्स में डिवाइड करके उसको वैलिडेट कर रहा था। अच्छा अगला अब जो है ना इमीडिएट फॉर्म ऑफ क्यूरी। अब ऐसा होता है कि हम अब ये वाला स्टेप हम पढ़ने लगे, इमीडिएट फॉर्म। क्यूरी जो होती है ना वो कन्वर्ट हो जाती है रिलेशनल अलजेब्रा में। अब वो पिछली क्यूरी क्या थी, सिलेक्ट आईडी नेम एज फ्रॉम एम्प्लॉय, तो उसकी ये फॉर्म है। रिलेशनल अलजेब्रा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, सिग्मा जो है वो नोटेशन थी। और इस तरीके से बीच में ना टेबल का नाम आ रहा है ब्रैकेट्स के बीच में, तो ये आ जाती है जी इंटरमीडिएट फॉर्म ऑफ क्यूरी। अच्छा जी, अब अगला जो ब्लॉक है वो है क्यूरी ऑप्टिमाइजर। अब जो क्यूरी ऑप्टिमाइजर है ना वो डिफरेंट काम करता है। उसके पास ना बहुत सारे प्लान्स होते हैं और वो क्यूरी ट्री बनाता है और उसके मुताबिक वो फिर क्यूरी को एग्जीक्यूट करता है। उसके पास 3-4 प्लान्स होते हैं, उनको देखते हुए वो किसी एक को एग्जीक्यूट करते हैं। आप कहेंगे सर ये प्लान क्या है? प्लान मसलन अगर ना किसी अभी हमने इंडेक्सिंग पढ़ी है, अगर एक प्लान ये है जी डायरेक्ट डाटा उठा के ले आओ हार्ड डिस्क से, दूसरा प्लान ये नहीं नहीं इंडेक्स को यूज करो, उससे जल्दी पहुंच जाओगे। तो डिफरेंट उसके पास प्लान्स होते हैं जिसको फिर वो एग्जीक्यूट करता है। अब आप ये जो एग्जीक्यूशन प्लान होता है ना ये SQL सर्वर में आपको नज़र भी आता है। ऐसा करूँगा, इसकी एक प्रैक्टिकल वीडियो भी साथ बना दूंगा, तो इस डायग्राम को आपने ना उसके मुताबिक भी देखिएगा आप लोग। अच्छा जी, अब आ जाइए आप क्यूरी कोड। अब ये है अगला स्टेप आ गया, ये मैंने ग्रीन बॉक्स आगे कर दिया है। जब वो ये सब कर लेता है तो फिर वो एक कोड जनरेट कर देता है और फिर वो कोड जो होता है वो
डेटाबेस प्रोसेसर जो है उसको चलाता है और फिर आपको पता है ना, आपको रिजल्ट्स नज़र आ जाते हैं, रिजल्ट ऑफ क्यूरी। तो ये सवाल आएगा एग्जाम में भी कि टिपिकल स्टेप, मैं आपसे पूछूंगा व्हाट आर टिपिकल स्टेप्स ऑफ एग्जीक्यूटिंग क्यूरी। आपने बच्चों ये डायग्राम बना देनी है, तो बस आपको फिर पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब एक चीज़ है क्यूरी ब्लॉक क्या होती है। तो इसकी ना मैं आपको एग्जांपल ये देता हूँ कि आपने सपोज करो एक बहुत बड़ी क्यूरी लिखी है, तो उसको उसके ब्लॉक्स बन जाएंगे और ब्लॉक्स में और बेसिकली क्यूरी ब्लॉक को ही हम फिर ना रिलेशनल अलजेब्रा में कन्वर्ट करते हैं। ऐसा नहीं होता कि सारी सारी क्यूरीज को उठा के एकदम, वो वन बाय वन उसको कन्वर्ट करता है और फिर देखता है कि किस तरीके से ऑप्टिमाइज किया जाए। तो पहली लाइन में लिखा हुआ है क्यूरी ब्लॉक्स, क्यूरीज को डिकम्पोज किया जाता है क्यूरी ब्लॉक में, और जिसको फिर कन्वर्ट किया जाता है रिलेशनल अलजेब्रा में। ये जिस तरह मैंने आपको अभी बताया था, सिग्मा लिखा हुआ था, आईडी नेम एम्प्लॉय। और क्यूरी ब्लॉक की फॉर्म क्या होती है, आप क्यूरीज लिखते हैं ना, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय, तो ये क्यूरी ब्लॉक हो गया। या फिर आपने लिखा है सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम लाइक एफ, यानी कि जो नाम एफ से शुरू हो जाते हैं, ये एक क्यूरी ब्लॉक है। तो समझाने का मतलब ये है कि क्यूरीज में से क्यूरी ब्लॉक्स पिक किए जाते हैं। एक क्यूरी है वो क्यूरी ब्लॉक में कन्वर्ट हुई और उसको फिर फर्दर ऑप्टिमाइज किया जाता है। नेस्टेड क्यूरी होती है जैसे कि मैं, मेरे जहन में ना एक एग्जांपल आ रही है कि मैं अगर आपसे ये कहूँ कि ऐसे डिपार्टमेंट 4 के वो एम्प्लॉयज़ लेके आओ जो कि सबसे ज़्यादा सैलरी ले रहे हैं। तो पहले तो ये होगा कि हम एक क्यूरी लगाएंगे जो मैक्सिमम सैलरी कितनी है, और फिर हम उसमें से मज़ीद फ़िल्टर करेंगे। नेस्टेड क्यूरी का मतलब यही होता है। एक एग्जांपल भी अगली स्लाइड में आ कि डिपार्टमेंट 5 के जो एम्प्लॉयज़ हैं ना, ऐसे एम्प्लॉयज़ लेकर आओ जिसकी डिपार्टमेंट 5 की जो मैक्सिमम सैलरी है उससे ज़्यादा हो। तो पहले वो क्या कर रहा है कि हाईएस्ट सैलरी कैलकुलेट कर रहा है और मैक्स का फंक्शन होता है, और फिर उससे कंपेयर कर रहा है। तो वो यही समझाने का मतलब ये है कि ये क्यूरी जो प्रोसेसिंग होगी ना, उसमें इस तरीके से होगा कि पहले वो इनर ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा और फिर आउटर ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। अच्छा जी, अब क्यूरी प्रोसेसिंग एल्गोरिदम्स, तीन तरह के एल्गोरिदम्स हैं, सॉर्टिंग है, सिलेक्शन है और जॉइन एल्गोरिदम्स। तो आप ये देख लें, क्यूरी प्रोसेसिंग एल्गोरिदम्स की तीन टाइप्स हैं, सॉर्टिंग, सिलेक्शन और जॉइन एल्गोरिदम्स। तो अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, मैं ना इसके ऊपर ब्लॉक्स मैंने लगा दिए, एक एक करके मैं इसको ओपन कर दूँ। सबसे पहले तो अब आप ना ये सॉर्टिंग एल्गोरिदम मैं आपको कराने लगा हूँ। आप लोगों ने अगर डेटा स्ट्रक्चर का कोर्स पढ़ा था ना, तो उसमें आपने मर्ज सॉर्ट पढ़ा होगा, लेकिन इसमें आप एक्सटर्नल सॉर्ट पढ़ेंगे। और लेकिन ये उसकी एक तरह से ना वेरिएशन है एक्सटर्नल। अच्छा, आप सॉर्टिंग जो है वो प्राइमरी एल्गोरिदम है। आप कहेंगे सर ये एक्सप्लेन करें, तो इसका मतलब ये है कि आप मुझे बताएं कि आप क्यूरी नहीं लिखते, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय नेम। तो अब ये सॉर्टिंग कैसे करनी है, ये हमने देखना है कि ये ये किस तरीके से डीबीएमएस, कौन सा एक्सटर्नल। तो इसमें ना एक्सटर्नल सॉर्ट लगती है, और आगे एक न्यूमेरिकल भी मैंने किया हुआ है, इससे आपको अच्छा, एक्सटर्नल सॉर्ट, इसका नाम मर्ज सॉर्ट क्यों नहीं है, ज़रा पहले ये समझ लें। मर्ज सॉर्ट जो होता है ना, उसमें वो एक एरे के ऊपर, या लिंक्ड लिस्ट आपने पढ़ी होगी एरे, उस पे अप्लाई हो जाता है मर्ज सॉर्ट। ये एक स्ट्रैटेजी होती है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम अप्लाई करता है। और लेकिन एक्सटर्नल सॉर्ट मसला ये है कि आपकी सारा डाटा तो हार्ड डिस्क पे पड़ा हुआ है,
अब अब हार्ड डिस्क से सारा डाटा एकदम मेमोरी में नहीं आता। वो मेमोरी में अगर देखो कितने बफर्स हैं, 2-3 बफर्स हैं, तो उतने ही ब्लॉक्स आएंगे मेमोरी में जो कि बफर में स्टोर हो सकते हैं। अब देखो ना, हार्ड आप मुझे बताएं, हार्ड डिस्क होती है 1 टेराबाइट की और आपकी रैम जो है वो 8 GB की है, या तो वो सारा डाटा तो नहीं आ सकता रैम में एकदम, तो वो चंक्स में आता है। तो इसलिए एक्सटर्नल सॉर्ट एक स्ट्रेटजी है जिसकी मदद से आप सॉर्ट करते हैं और ऐसे डाटे को सॉर्ट करते हैं कि जो कि हार्ड डिस्क पे पड़ा हुआ है, जो कि मेमोरी में डायरेक्ट फिट नहीं हो सकता। तो अब जी एक्सटर्नल सॉर्ट में ना क्या होता है ये ज़रा पढ़ लेते हैं। इसमें सॉर्ट मर्ज स्ट्रेटजी यूज़ होती है। अब वो कैसे होती है? सबसे पहले ये होता है कि अगर हार्ड डिस्क में ना बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, तो वो पहले तो उस पूरी फाइल को छोटी छोटी फाइल्स में डिवाइड करता है और उसको आप कहेंगे रन्स। और फिर वो जो छोटी छोटी रन्स होते हैं उनको सॉर्ट करता है और सॉर्ट करने के बाद फिर उनको मर्ज कर लेता है। इसका अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे ना, तो आपको और भी आइडिया हो जाएगा। अच्छा, अब देखो एल्गोरिथम की ना एक्सटर्नल सॉर्ट की एक रिक्वायरमेंट होती है, उसको कहते हैं बफर स्पेस। तो पहले तो हम समझते हैं बफर स्पेस क्या होती है। अब देखो रैम में हमें पता है कि सारी प्रोसेसिंग जो होती है ना, डाटा भी होता है उसमें रैम में, और सीपीयू प्रोसेसिंग कर रहा होता है वहाँ पे। तो अब रैम में जब डीबीएमएस होता है, सीक्वल सर्वर या माई सीक्वल, ये एक रैम में थोड़ी सी जगह ले लेते हैं और वो डीबीएमएस के कंट्रोल में होती है। उस बफर स्पेस को डीबीएमएस जो होता है छोटे छोटे टुकड़ों में, चंक्स में डिवाइड कर देता है और उसको फिर इंडिविजुअल बफर्स भी कहते हैं। और अह, उसमें डेटा आता है। ये जो डायग्राम में भी आपको नजर आ रहा होगा, इनपुट वन इनपुट टू, इसका मतलब ये है कि हार्ड डिस्क में ब्लॉक्स आ रहे हैं जो कि कुछ इनपुट वन में चले गए, कुछ बफर वन में, कुछ बफर टू में, और फिर वहां पर इनकी प्रोसेसिंग होती है। और एक बफर में ना एक ब्लॉक आ सकता है, एक डिस्क ब्लॉक। यानी हार्ड डिस्क में ब्लॉक्स आते हैं जो कि मेमोरी में आते हैं, तो एक ब्लॉक आएगा। दो फेजेस होते हैं इसके, एक है सॉर्टिंग फेज और एक है मर्ज फेज। एग्जाम्पल है, इससे आपको आइडिया हो जाएगा। देखो ये रिकॉर्ड मेरे पास पड़ा हुआ है, एक रिलेशन है। अब सपोज कर लें कि ये जो है ना, ये पूरे का पूरा आपकी रैम में नहीं आ सकता। तो क्या हुआ, इसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया, उसके रन्स बन गए। अब ये एल्गोरिथम है ना, आप इसको रन्स की बजाय आप कोई भी नाम दे सकते थे, लेकिन इन्होंने इसको रन्स का नाम दिया। अब अब देखो ये कैसे है, क्योंकि मसला ये है कि आपके जो रन्स जो बने हैं ना, ये 3-3 के बने हैं। तो यानी कि आप देखो, पहले ब्लॉक को उठाओ तो इसमें अगर सॉर्ट करो तो ए सबसे छोटा है ना, ए के बाद फिर डी आता है। और ये सॉर्टिंग जो की है ना, ये अल्फाबेट्स पे की है, ए डी जी। यानी वरना तो आप कह सकते हैं ना सर ये 1924 आना चाहिए, लेकिन ये ए डी जी आया। अब इसका है बी सी ई, इसका आ रहा है डी एम आर, और ये आ रहा है ए डी पी। अच्छा जी, अब उसके बाद इसने उसको मर्ज किया। अब मर्ज जो है ना, वो इस तरीके से कर रहा है कि दो को मर्ज कर रहा है। अब इसने ये मैंने ना एक एनिमेशन बनाई है अगली स्लाइड पे, जिससे आपको पता चलेगा कि मर्जिंग कैसे कर रहा है। तो देखो, A19 आ गया, ए के बाद बी आता है, फिर बी आ गया दूसरे से, फिर सी है, फिर डी आ गया, और ई और जी आ गया। ये इसकी मैंने एक एनिमेशन बनाई है, आपको और भी आइडिया हो जाएगा। अब देखो उसके बाद ये सारे कनेक्ट करके एक पूरी सॉर्टेड फाइल बन गई। जैसा कि आपको पता है कि दो फेजेस होते हैं, सॉर्टिंग फेज और मर्ज फेज। तो सॉर्टिंग फेज में ये होता है कि उस फाइल के टुकड़े करके मेमोरी में जितने बफर होते हैं वो मेमोरी में लाया जाता है और उनको सॉर्ट किया जाता है, और फिर वापस उनको डिस्क पे राइट कर दिया जाता है।
ये होता है कि जिस तरह पिछली एग्जांपल में आपने देखा है कि जो रन्स बने हुए होते हैं उनको फिर इकट्ठा करके मर्ज कर दिया जाता है। आपने ये भी देख लिया कि एक्सटर्नल सॉर्टिंग कैसे होती है, लेकिन जो दो चीजें ना क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि एक रन का साइज कितना होता है, यानी एक रन में कितने ब्लॉक्स आ सकते हैं, और दूसरा पूछा जाता है कि नंबर ऑफ रन्स कितने बनते हैं सॉर्टिंग फेज में। तो देखो साइज ऑफ रन जो होता है ना, जितने रैम में बफर्स होते हैं, अब अगर मैं इस न्यूमेरिकल की बात करूं तो इसमें ये एज्यूम किया है कि हमारी रैम में 3 बफर्स हैं। तो 3 बफर्स हैं तो एट ए टाइम रैम में 3 ही ब्लॉक आ सकते थे। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि हर रन में कितने ब्लॉक हैं, 3। जैसे कि पहले वाले में ADG है, दूसरे में BCE है, तो 3 3 हर रन में कितने बफर्स हैं, 3। तो ये साइज ऑफ रन भी कहा जाता है। दूसरी चीज ये है कि टोटल नंबर ऑफ रन्स कितने बनते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रन्स जितनी ना बफर स्पेस होगी। अब इस न्यूमेरिकल में टोटल ब्लॉक्स हमारे पास हैं, अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें ना, ये जो इनिशियल रिलेशन दिखाया है, इसको आप ये समझ लें कि हर रिकॉर्ड एक ब्लॉक है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि काउंट करो कि इसमें कितने हैं, तो 12 है। तो 12 जो होता है ना, और बफर थ्री थ्री बफर्स हैं, तो 12 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो गया, 4। तो आप मुझे बताएं कि टोटल रन्स कितने बने हैं, 4। तो ये दो चीजें पूछी, साइज ऑफ रन कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ रन्स कितने हैं। ये सॉर्टिंग फेज है। अब देखो इसमें आप ये इसको लेफ्ट से पढ़ना शुरू करो। अब लेफ्ट में ना ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं आपको। तो मेमोरी में कितने गए हैं, मेमोरी में कितने गए, 5 ब्लॉक्स, क्योंकि बफर ही 5 थे। और ये लेफ्ट साइड पे आपको अनसॉर्टेड नजर आ रहे होंगे, लेकिन रन में ना वो वही ब्लॉक्स जब वापस हार्ड डिस्क पे जाते हैं तो वो देखो रन 1 जो बना है वो ब्लॉक सॉर्टेड नजर आ रहे होंगे आपको। अगले आगे ब्लॉक्स जिस पे लिखा हुआ है 22 21 23 ये आए, इसको सॉर्ट कर दिया तो ये एक नया रन बन गया। तो इस तरीके से आपके रन्स बनते जाएंगे। तो ये आपको सॉर्टिंग फेज की समझ आ गई हो। तो अब ये फार्मूला याद करना है, अभी मैंने एक न्यूमेरिकल भी कराना है। नंबर ऑफ रन्स कितने हैं जी, B/NB। जैसे अगर मैं आपको कहूँ ना कि हमारे पास कितने डिस्क ब्लॉक्स हैं, 500, और कितने नंबर ऑफ बफर्स हैं, 5। तो आपने 500 को 5 से डिवाइड कर देना है। अब इसमें कितने ब्लॉक्स हैं, 1024, और बफर साइज है 5। तो फिर आपने इसको डिवाइड कर देना है। बी की वैल्यू हो जाएगी 1024 और NB की वैल्यू हो जाएगी 5, तो ये 205 रन पर। अच्छा, मर्जिंग फेज है। मर्जिंग फेज में ये ऐसा होता है कि सॉर्टेड रन जो आपने रन्स बना लिए ना वो मर्ज करते हैं। और मर्जिंग फेज में आप ना, एक होती है डिग्री ऑफ मर्जिंग के, एक आपके जहन में आएगा कि सारे रन्स को इकट्ठा ही मर्ज कर दें। ऐसा नहीं हो सकता। आपके आपने कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ रन्स को ही आप एक वक्त में मर्ज करते हैं, तो जो कि मैं आपको यहाँ पे, अब सपोज करो कि हमारे पास बफर थे 5। तो आप 5 बफर है ना, तो 5 माइनस 1 1, यानी कि 4 रन्स को आप मर्ज कर सकते हैं। उसकी वजह क्या है, एक जो है ना वो आउटपुट के लिए इस्तेमाल होता है। अब मिसाल के तौर पे देखो, रन 1 में से 15 उठाया, रन 2 में से 21 आया, रन 3 में से 14 आ गया, रन 4 में से 61 आ गया। अब बताऊं क्या हुआ, इसमें सबसे छोटा कौन सा था, 14, तो 14 आउटपुट में आ गया क्योंकि आप सॉर्ट कर रहे हैं। और ये अच्छा, उसके बाद अगला आ जाए, जब 14 जिसमें से रन 3 में से गया था ना, तो उसका ब्लॉक अब नया आ गया, 32 आ गया। अब इसको सॉर्ट किया,
तो ये इसमें सबसे छोटा 15 है तो 15 आ गया। अब अगला जो वो 15 वाले रन में से अगली वैल्यू आएगी 17। तो अब ये इस तरीके से ये मर्ज फेस चलेगा है ना। जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा है वो इंग्लिश में एक्सप्लेन किया। मर्ज फेस में क्या होता है कि रैम में कुछ बफर्स होते हैं और हर बफर ब्लॉक में एक डिस्क ब्लॉक आता है रन्स में से, जिस तरह से पिछली स्लाइड में आ रहे थे ना, एक ब्लॉक आता है एक बफर में जाता है। और एक एडिशनल बफर होता है जिसमें आप आउटपुट रखते हैं। जैसे आप देखो पिछले में क्या था, 14 15 जो भी थे, तो एक आउटपुट आपने सबसे छोटा उसमें रखा हुआ था। तो मर्ज फेज इस तरीके से काम करता है कि रैम में जो बफर होता है उसमें जो रन्स के जो ब्लॉक्स होते हैं वो वन बाय वन उसमें आते हैं। तो रैम के सारे बफर्स को हम यूटिलाइज नहीं करते, एक को संभाल के रखते हैं, उसको कहते हैं एडिशनल बफर, जिसमें हम रिजल्ट रखते हैं, मर्ज फेज का जो रिजल्ट आता है। और फिर ये होता है कि चार को मर्ज करके फिर हम एक बड़ी फाइल बनाते हैं। और ये प्रोसेस फिर कॉन्टिन्यूसली रिपीट करता है यहाँ तक कि हम सारों को मर्ज ना करें। अब ये जनरलाइज्ड फॉर्म है कि ये इनपुट्स आ रही हैं, एक आउटपुट है, डिस्क से डाटा आ रहा है और फिर डिस्क में सॉर्टेड डाटा। मर्जिंग फेज का वो बता रहा है कि मर्जिंग फेज में क्योंकि अल्टीमेटली हमें ना एक फुल सॉर्टेड फाइल चाहिए होती है। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि पहले एक बड़ी फाइल होती है, उसको आपने छोटी छोटी फाइल्स में डिवाइड किया जिसको आप कहते हैं रन्स। अब सॉर्टेड वो रन्स जो है वो सॉर्टेड है। अब फिर ये होता है कि अब उन सॉर्टेड रन्स को कंबाइन करना है। तो ऐसा नहीं होता कि सारों को एक ही टाइम पे कंबाइन कर लेंगे हम। तो तीन कितने मर्ज करेंगे, उसका ये नंबर ऑफ पासेस कितने रिक्वायर्ड है उनको मर्ज करने के लिए, उसका फार्मूला है लॉग बेस डीएम एन आर। तो अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं कि डीएम कैसे निकालना है, डिग्री ऑफ मर्जिंग का फार्मूला होता है एन बी माइनस वन। जैसा कि आप देखें अगर हमारे पास एन बी है, बफर्स हैं 5, तो डिग्री ऑफ मर्जिंग हो जाएगी 4। एक कम होता है क्योंकि एक जो बफर है ना उसको हमने रिजल्ट के लिए बचाना होता है। अब देखो मेरे पास 205 रन हैं, तो एट ए टाइम चार ही मर्ज हो सकते हैं। तो पहले फेज में हमारे पास 205 से कम होके 52 रह जाएंगे क्योंकि चार चार को वो मर्ज कर लेगा। फिर 52 अगले में जब मर्ज करेगा तो और कम हो जाएंगे, 13 रह जाएंगे। और फिर वो उन 13 को भी कंबाइन करके एक फुली सॉर्टेड फाइल बनाएगा। तो ये स्लाइड में नंबर ऑफ मर्ज पासेस कितने रिक्वायर्ड है, ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि न्यूमेरिकल्स में आप पूछ सकता हूँ। लॉग बेस डीएम एन आर। एक मुझे कैलकुलेटर मिला था ऑनलाइन, तो मैंने उससे भी आपको कैलकुलेट करके दिखाया कि ये लॉग 4 लेंगे ना 205 का, तो ये वैल्यू आती है। अब इस पे ना सीलिंग फंक्शन लगा दिया है, 3.83 है तो आपने सीलिंग 4 होता है, तो वो इसका जवाब था पिछली स्लाइड में जो आपने देखा। अब इस स्लाइड में इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि कितने पासेस रिक्वायर्ड होंगे 4 रन्स को कंबाइन करने के लिए, जबकि हमारे पास बफर है 3। तो डिग्री ऑफ मर्जिंग 2 हो गई क्योंकि बफर अगर 3 है ना तो एक कम हो जाएगा डिग्री ऑफ मर्जिंग। तो लॉग बेस 2 और रन्स कितने हैं 4, तो लॉग बेस 2 4 जो होता है ना 2। तो अगर आप इस फिगर में भी देखो तो ये 4 रन्स को मर्ज करने के लिए फुली सॉर्टेड फाइल में कितने पासेस रिक्वायर्ड है। 1 में आपने 4 में से 2 हो गए और फिर 2 को मिला के 1 कर लिया। एक न्यूमेरिकल कराने थे वो एक्सटर्नल सॉर्ट का। आपको ना न्यूमेरिकल दूंगा, तीन तीन न्यूमेरिकल्स हैं ताकि आपकी ना अंडरस्टैंडिंग चेक की जाए। तो आप कहेंगे एक फाइल है जिसमें, पहला सवाल है, एक फाइल है जिसमें 10,000 ब्लॉक्स है और 3 बफर मेमोरी में है, तो कितने रन्स बनेंगे। सवाल ये आएगा हाउ मेनी सॉर्टेड रन्स। तो आप ये इससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी कैसी अंडरस्टैंडिंग है। अगली स्लाइड पे इसका जवाब है, लेकिन अभी आपके ना आपने इस स्लाइड पे जब आप ओपन करेंगे आपने ये सोचना है। तो
अगली स्लाइड पे मैं आपको इसका जवाब। तो देखो पहले का जवाब है जी 3334। उसकी वजह क्या है कि जब ये जो 10,000 ब्लॉक्स थे, पहले सवाल की बात कर रहा हूँ, उसके लिए हमारे पास 3 बफर्स हैं। तो 10,000 तो इकट्ठे तो नहीं जा सकते ना, एक वक्त में कितने जाएंगे, 3 ब्लॉक्स जाएंगे और फिर वो सॉर्टेड हो जाएंगे। तो वो एक रन बना, फिर 3 ब्लॉक्स गए। तो ये 10,000 डिवाइडेड बाई 3 करें ना अगर, तो आंसर आता है 3 पॉइंट में आता है। तो आपने सीलिंग फंक्शन ले लेना है। स्लाइड में ना मैं आपको क्वेश्चन नंबर बी बता रहा हूँ। अब बी में देखो कि कहते हैं फाइल का साइज है 20,000 ब्लॉक्स और कितने बफर हैं, 5, जैसा कि इस तस्वीर में आपको शो हो रहे हैं। अब वही आर्ग्यूमेंट है कि 20,000 एट ए टाइम नहीं जा सकते रैम रैम में, बल्कि कितने जाएंगे, 5 ब्लॉक्स। क्योंकि हमने ये अज्यूम किया है कि एक बफर में एक वक्त में एक ब्लॉक आता है। तो पहले 5 ब्लॉक गए और एक रन बना, फिर दूसरे 5 ब्लॉक्स, फिर तीसरे 5 ब्लॉक्स। तो रन्स कितने बनेंगे, 20,000 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ जाएगा 4,000। ये दूसरे का, बी का जवाब है। अ, ये भी सवाल आ सकता है एक्सटर्नल सोर्स से कि फाइंड नंबर ऑफ पासेस। अब देखो आपको रन्स तो बन गए थे ना पिछली स्लाइड्स में, जिस तरह ये पहले सवाल में है 3,334 रन्स पिछले में बन गए थे, फिर 4,000 रन्स बन गए थे। अब इसको मर्ज करना है। तो मर्जिंग का ये फॉर्मूला है लॉग डिग्री ऑफ मर्जिंग, और एन आर बीच में जो आ रहा है ना वो रन्स है, जो कि पिछली स्लाइड में आपने मिल गए थे। तो अब देखो पहले सवाल में डिग्री ऑफ मर्जिंग होगी, डीएम की भी जो वैल्यू होगी, पहले सवाल में 3 बफर थे, तो ये फॉर्मूला था एन बी माइनस वन। तो डिग्री ऑफ मर्जिंग डीएम की वैल्यू आप पहले सवाल में 2 लेंगे। तो जब आपने लिया लॉग बेस 2 और 3,334 रन्स, तो ये आपके 12 पासेस बनते हैं। इसी तरह अगला सवाल है, अगले में आप डिग्री ऑफ मर्जिंग में डीएम की वैल्यू लेंगे, चूंकि 5 बफर्स हैं जैसे कि तस्वीर में भी नजर आ रहा है, तो लॉग 4 और रन्स थे 4,000, तो 6 पासेस आप लेंगे। तो ये बच्चों आज का लेक्चर था। इसको पढ़ें, इसको बार बार एक दफ़ा वीडियो को समझें, तो फिर ना देखते हैं। थैंक यू।